हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो पार्ट 2 है, जिसका नाम है रूसी क्रांति। उस रूसी क्रांति का जो पार्ट 1 है, मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जाकर उसको आप देख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है, हम रूसी क्रांति में जो राजा हुआ करता था, साथ साथ रूस किस का अंग था, इन सभी में पढ़ेंगे। साथ साथ राजा की व्यवस्था कैसी थी, इन सभी को देखेंगे। तो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर नए होंगे तो, और साथ साथ इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, और पूरे वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि रूस जो है, रूस की पहले राजधानी क्या थी। रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की जो राजधानी है वह है आपकी मॉस्को। क्या है, मॉस्को राजधानी है। मॉस्को राजधानी है, और साथ साथ रूस दो देशों में, मतलब दो महाद्वीपों में स्थित है। एक आपका एशिया और एक आपका यूरोप, यानी कि यह ऐसा देश है, और क्षेत्रफल के हिसाब से यह पूरे विश्व का क्या है, प्रथम देश है। यानी कि जितना बड़ा जमीन जिसके पास है, उतना बड़ा जमीन और किसी देश के पास नहीं है। तो अगर थोड़ा सा और बात की जाए, तो रूस शुरुआती दौर में एक संगठन बनाया था, संगठन जिसका नाम है यूएसएसआर। क्या नाम है उसका, यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक, ये क्या है, यूएसएसआर है। और इस यूएसएसआर में तकरीबन 15 देश हुआ करते थे। कुछ देश आपके एशिया के थे, कुछ देश आपके यूरोप के थे। उनमें अगर बात करूं तो आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, और आपका बेलारूस, यूक्रेन, मालदीव, इस्टोनिया, लिथुआनिया, और आपका बता दूं अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, रूस, ये सभी देश हुआ करते थे। साथ साथ अगर देखा जाए, यूएसएसआर का सबसे बड़ा देश कोई था, जो सबसे बड़ा देश था वह आपका रूस ही हुआ करता था। और रूस ही इन अन्य अपने 14 देशों पे अपने मनमाने तरीके से उस पर शासन व्यवस्था लगाता था। तो धीरे धीरे यहाँ के लोग भी इस रूस के चंगुल से हट के, यानी कि इस यूएसएसआर का विघटन करके साथ साथ अपने कुछ हक के लिए वे लड़ाई करते थे। और वास्तव में 1991 में क्या हुआ कि यूएसएसआर का विघटन हो गया। क्या हो गया, विघटन हो गया, और इससे जो देश थे वे अलग हो गए और रूस अलग हो गया। लेकिन ये जो रूसी की कहानी घटना है, ये बाद की, क्योंकि रूसी क्रांति वास्तव में जब हुई थी तो 1917 में हुई थी। और रूस में क्या था, रूस में क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ पे राजतंत्र की व्यवस्था थी। अब जब राजतंत्र होगा तो वहां पे क्रांति होना क्या है, सुचित बात है, क्योंकि उस समय फ्रांस भी अपने, क्योंकि 1789 में फ्रांस भी अपने यहाँ राज व्यवस्था के खिलाफ किया गया था। क्रांति क्या था, इसे देख के यूरोप के अन्य देशों में भी अपने राजतंत्र को हटा के वहां पे लोग बनाने की इच्छा जागृत हुई। क्यों, क्योंकि वहां पे जो राजा था अपने मन माने तरीके से उन लोगों के ऊपर शासन प्रशासन किया करता था। अगर बात की जाए रूस में भी क्या था, राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र था। और वहां का जो राजा था, उस राजा का नाम है जार निकोलस द्वितीय। क्या नाम है, जार निकोलस द्वितीय। ठीक, वहां का यह शासक हुआ करता था, द्वितीय, यहाँ पे शासक। साथ साथ इसके अगर महल की बात की जाए तो उसका महल था नेवा नदी एक है, उस नदी के बाएं तरफ विंटर पैलेस, उस महल का नाम क्या है, विंटर पैलेस उस महल का नाम है। साथ साथ इसकी जो रानी थी, रानी जिसका नाम है जारीना। क्या नाम है, जारीना, वह जर्मन देश की थी। कहाँ की थी, जर्मनी देश की थी। ठीक, तो ये सब कुछ कहानी है किसकी, रूस के राजा की। अब रूस के राजा के थे, साथ साथ वहां पे जनता थी, वह जनता जी, वहां के जो लोग थे, वहां के लोग ईसाई धर्म के ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले थे। यानी कि
देखा जाए रूस के ईसाई के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ऑर्थोडॉक्स, एक होता है आपका कैथोलिक, एक होता है आपका प्रोटेस्टेंट। ठीक, शुरुआत में इसके 2 ही पार्ट तो हुआ करते थे, इसका नाम है, एक का नाम है कैथोलिक, एक का नाम है प्रोटेस्टेंट। लेकिन अंत में एक पार्ट और बन गया जिसका नाम क्या है, ऑर्थोडॉक्स। यानी कि जो कैथोलिक थे वह ईसा मसीह की बातों को मानते थे, और जो आपका प्रोटेस्टेंट वाले थे ये पादरियों की बात मानते थे, पोपों की बात मानते थे, और जो दोनों की बात नहीं मानते थे उन्हें हम ऑर्थोडॉक्स कहा करते थे। यहाँ पे जो मुख्यतः रूस की जनता थी, रूस की जनता में कैसा थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले लोग अधिक मात्रा में रहते थे। साथ साथ आप देखते हैं कि लोगों की वहां पे जो सामाजिक व्यवस्था कैसे थी, साथ साथ देखा जाए कि रूस के लोगों की, चाहे किसान हो, चाहे वहाँ के मजदूर हो, चाहे वहाँ के वर्कर हो, और कोई अन्य जो वहाँ की दशा है वह कैसी थी, थोड़ा सा या रूस के राजा के बारे में था। उसके बाद हम अब उन व्यवस्थाओं को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, समय यानी कि रूस की उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी, साथ साथ उसका जो इकोनॉमी व्यवस्था है उस पर किस पर डिपेंड था, इन सभी को हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें आता है प्रमुख व्यवसाय कृषि। प्रमुख व्यवसाय कृषि है। अगर मैं आपको बता दूं कि यूरोप के जितने भी देश थे, यूरोप के जितने भी देश थे, उन सभी देशों में जो आपका यह रूस था वह सब में आगे था। यानी कि यहाँ की जो जनसंख्या थी, जनसंख्या का तकरीबन, जो रूस की जनसंख्या थी उस जनसंख्या का तकरीबन आपका 85% जो भाग थे वो किसान थे, और जो बाकी बचे थे वे अन्य थे। तो अगर इसका किसी भी देश की जनसंख्या का अगर 85% भाग किसान होगा तो वहां पे उपज कैसी होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मुख्यतः जो लोग की जीविका थी वह कृषि पर ही निर्भर थी। यहाँ के जो लोग थे अपना जो जीवन चलाते थे वह अन्य किसी काम पे डिपेंड नहीं थे। किस पर डिपेंड थे, केवल खेती पर ही, कृषि पर ही डिपेंड थे। यहाँ पे इतना सारा अनाज होता था कि यहाँ के जो लोग थे उनका जीवन का निर्वाह हो जाता था। लेकिन साथ साथ ऐसे बहुत से अनाज को बोते थे जो अपने यहाँ के अलावा वह बाहरी देशों में भी उसको निर्यात करते थे। निर्यात मतलब बेच देते थे। यानी कि अगर देखा जाए वहाँ के जो किसान थे वे अपने यहाँ के लिए जो अनाज है उसको उगाते थे, लेकिन साथ साथ उनसे जो अनाज बचता था वह बाहरी देशों में भी से निर्यात कर देते थे। ठीक, यानी कि देखा जाए जो रूस का सामाजिक व्यवस्था है वह बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे किसान अधिक मात्रा में निवास करते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, उद्योगों की स्थिति, वहां पे कल कारखाने कंपनियां कैसे थी, इन सभी में देखा जाए तो शुरुआत में रूस में केवल 2 ही औद्योगिक केंद्र हुआ करते थे। 2 ही औद्योगिक केंद्र हुआ करते थे। एक आपका सेंट पीटर्सबर्ग है, एक आपका मॉस्को जो वहां की राजधानी थी। यही 2 देशों में अधिक मात्रा में आपके उद्योग हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे अगर देखा जाए वहां के जो नागरिक थे वो दुकानों पे, शॉपों पे एक कारीगर के रूप में काम करते थे। यहाँ पे उद्योग जब था नहीं, और उनका जो और जीवन था, जिससे सब लोग मान ली किसी न करते हो, जो आके 15% लोग बचे हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग दुकानों पे, शॉप पे एक कारीगर का काम क्या करते थे। यानी कि देखा जाए मजदूर नहीं है, केवल कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, 1890 का जो समय आया, 1890 में क्या हुआ, जब रेल का विकास हुआ, यानी कि रेल नेटवर्क फैल गया, प्रत्येक देशों में रेलवे लाइन बिछ गई, रेल चलने लगी, और साथ साथ देखा गया तब उद्योगों में क्या हुई, वृद्धि हुई। क्योंकि जब रेल लग गया तो उनको सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी होने लगी। बस ऐसी समय में, ऐसी ही स्थिति में जो कोयला था, जो वहां पे बहुत कम मात्रा में होता था, तो उसमें दुगुना वृद्धि हो गई। साथ साथ अगर स्टील की बात की जाए, इसको स्टील में क्या हो गई, 4 गुना की वृद्धि होगी। यानी कि जब रेल नेटवर्क लग गया तब उद्योगों में वृद्धि आई, और वहां के जो कोयला थे, स्टील थे, सोना चांदी, तमाम प्रकार की जो चीजें थी उनमें वृद्धि होने लगी, 2 गुना से 3 गुना 4 गुना। ठीक, देखा जाए जब सन आ गया आपका 1900, सन कैसा आ गया, 1900 में देखा गया जो कारीगर, मैंने कहा कारीगर कौन होते हैं, तो कारीगर वे होते हैं जो वर्कशॉपों में काम करते हैं। तो ये कारीगर और मजदूरों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। शुरुआत में यहाँ पे जो मजदूर थे बहुत कम थे, क्योंकि 2 ही केंद्र हुआ करता था। लेकिन 1890 में रेल नेटवर्क फैल गया और उद्योगों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, जिससे यहाँ पे लोग जो मजदूर थे उनकी संख्या बढ़ गई। और सन 1900 आते आते कारीगर और मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई। लेकिन अगर बात की जाए वहां के जो कारखाने थे
वे कारखाने मुख्यतः किसके थे? निजी व्यक्तियों के थे। अपना अपना लोग कारखाना खोले थे, प्राइवेट आदमी थे, यानी जिसके पास अधिक मात्रा में पूंजी हुआ करती थी वही तो कारखाना खोला था। सरकारी कोई कारखाना था नहीं। जिससे देखा जाए कि कारखाने निजी संपत्ति के थे। निजी संपत्ति का मतलब यह होता है कि कारखाने एक प्राइवेट था। अच्छा, जब प्राइवेट था तो उन कारखानों में जो मालिक होते थे वह अपने हिसाब से मजदूरों को वेतन देते थे, और कोई ऐसा मालिक नहीं चाहेगा कि अपने मजदूरों को एकदम खूब दे दे। वह चाहेगा कि थोड़ा सा उनको पैसा दिया जाए और अधिक मात्रा में काम कराया जाए। तो ऐसा था कि जो मजदूर थे उनको न्यूनतम वेतन यानी कि कम पैसा मिलता था, साथ साथ उनसे 10 से 12 घंटे काम कराया जाता था। यानी कि देखा जाए एक प्रकार से अब मजदूरों के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो गया। पैसा तो कम दे रहे थे, साथ साथ काम उनसे अधिक मात्रा में करा रहे थे। साथ साथ जो सरकार थी, सरकार भी कुछ अच्छा काम उठाकर मतलब कुछ अच्छा कर रही थी। काहे कर रही थी कि इन मजदूरों की जांच के लिए, ताकि उनको अच्छे से वेतन मिले, कम टाइम में कोई काम करें और अपने एकदम अच्छे से रहें। इसीलिए सरकार ने क्या किया था, अपना सरकारी निरीक्षक एक पद था उसकी नियुक्ति की थी। यानी कि सरकारी निरीक्षक बनाए जाते थे जिससे क्या करते थे, जो है मजदूरों की स्थिति व साथ साथ वह कम घंटे काम करें इसके लिए वे जांच पड़ताल किया करते थे। लेकिन वह इन सभी का मतलब जो मजदूर थे, मजदूर को बहुत ही चुपके से लोग मकान के अंदर काम करते थे, कारखाना के अंदर। यानी कि कारखाना बाहर से लॉक होता था और अंदर मजदूर काम करते थे। यानी कि जो सरकारी निरीक्षक आते थे वे बाहर से देखते थे कि कारखाना बंद है और अंदर काम हो रहा है, लेकिन जो ये सरकारी निरीक्षक हुआ करते थे ये इसकी जांच पड़ताल करने में असफल होते थे। ठीक, और साथ साथ इसमें क्या थी, काम्यून की व्यवस्था थी। काम्यून मतलब क्या होता है, मीर। मीर क्या होता है, तो इसमें एक व्यवस्था ऐसी थी, रूस में एक व्यवस्था ऐसी थी कि जो वहां के लोग थे एक निश्चित समय के बाद किसान जो थे अपनी भूमि जो मीर यानी कि कम्यून हुआ करता था उसको देते थे। बाकी जो यह कम्यून था या म्यून था, कम्यून या मीर हुआ करता था, यह परिवार के हिसाब से बाद में उन जमीनों को उनको देता था। यानी कि अगर बात की जाए तो पहले शुरुआत में जो लोग हुआ करते थे वे लोग अपनी जमीन को पहले कम्यून को देते थे और कम्यून परिवार के हिसाब से बाद में उनको जमीनें देता था। यह स्थिति साथ साथ श्रमिकों की अगर स्थिति बात करें, श्रमिकों की स्थिति कैसे थी, तो वहां के जो कुछ मजदूर थे वो गांव के थे और कुछ मजदूर शहर के थे। और जब गांव के रहेंगे शहर के रहेंगे तो उनमें दक्षता और योग्यता में अंतर तो हो रहेगा भी। दक्षता मतलब उनकी कैपेसिटी और उनकी क्वालिफिकेशन मतलब क्या कितने योग्य हैं, तो उनमें अंतर था। अब भाई गांव के और शहर के नागरिकों में या फिर वहां के जो मजदूर थे उनमें अंतर तो रहेगा ही, लेकिन कुछ मजदूर अपने आप को बहुत ही अच्छा, बहुत ही कुलीन, बहुत ही योग्य समझते थे। कुछ ऐसे मजदूर हुआ करते थे जो अपने आप को कुलीन समझते थे, यानी कि सर्वे सर्वा हम ही हैं। जैसे आपका सेंट पीटर्सबर्ग के धातुकर्मी जो मजदूर थे, यानी कि जो सेंट पीटर्स स्थान था वहां के जो धातुकर्मी मजदूर हुआ करते थे वे अपने आप को बहुत ही कुलीन समझते थे। ठीक, तो ऐसा भी था कि गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो कम मजदूरी करते थे तो उनके अंदर कुछ कम क्वालिफिकेशन था या कम उनके अंदर कैपेसिटी थी। लेकिन जो शहर में थे वह शहर में जो उनके पास योग्यता अधिक थी, साथ साथ उनके पास कैपेसिटी भी अधिक थी। तो इनमें देखा तो भेदभाव भी हुआ करता था। अच्छा, अगर बात की जाए तो 1914 में जब कल कारखाने कंपनियों का निर्माण अधिक मात्रा में हो गया तब पुरुष और महिलाओं को काम भी मिला। कि पुरुष को तो काम मिलता था, साथ साथ महिलाओं को भी काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि पुरुषों के वेतन का आधे का 3/4 भाग। अच्छा, ऐसे मान लीजिए कि 120 रुपया पुरुष पा रहा है तो 120 का आधा 60 और 60 का 3/4 यानी कि 15 चौका 60, 15 क्या 45 है। अगर देखा जाए पुरुष उसी काम के लिए 120 रुपया पाता है तो महिला उसी काम के लिए केवल 45 रुपया ही पाती थी। यानी कि महिलाओं पे कुछ अत्याचार हो रहा है। लेकिन साथ साथ शोषण और अत्याचार खिलाफ अगर इनसे अधिक मात्रा में काम कराया जाता था और वेतन इनको कम मिलता था तो ये लोग अपने शोषण और अत्याचार खिलाफ संघ या संगठन का निर्माण करते थे। जैसे कि इसमें एक टॉपिक और है आपके श्रमिकों की एकता।
इस संघ के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से जो मजदूरों के ऊपर अत्याचार व शोषण हुआ करता था, तो इसके लिए वे हड़ताल करते थे। और हड़ताल के रूप में, क्योंकि देखा गया कि 1869 से 57 के बीच क्या हुआ था, कपड़ा उद्योग के लिए हड़ताल हुआ था। और 1902 में धातु कर्मी उद्योग अपना हड़ताल किए थे, यानी धातु कर्मी जो उद्योग के श्रमिक थे या मजदूर थे, वह भी हड़ताल किए थे। यानी कि जो मजदूर वहां के हुआ करते थे, अगर उनके ऊपर अत्याचार होता था तो संगठन बना के उन अत्याचारों के खिलाफ, उन शोषणों के खिलाफ अपना कुछ हड़ताल वगैरह किया करते थे। साथ देखा जाए श्रमिकों, किसानों की स्थिति कैसे थी यहाँ पे। जो किसान थे, किसान के बहुत ही, जो गांव किसान थे, वो गांव किसान बहुत ही छोटी भूमि पर अपना खेती करते थे। और जो बड़े भूमि का, मतलब जो भूमि का बड़ा भाग था, उस पे सामंत, राजशाही, ऑर्थोडॉक्स चर्च, इन सब का कब्जा था। यानी कि देखा जाए वहाँ के किसानों को, जो ग्रामीण वाले किसान हैं, उनको बहुत कम मात्रा में खेती मिल रही है। और जो सामंती राजशाही, जो राजा के संपर्क में किसान है, उनको अधिक मात्रा में खेती करने को मिल रहा है। जिससे किसान जो थे, छोटे किसान थे, और सामंत और नवाबों से उनकी बनती नहीं थी। और क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि वे राजा के खिलाफ थे, यानी कि राजा के साथ थे और राजा के खिलाफ थे, इसलिए उनमें अच्छी कुछ नहीं बनती थी। रूस में समाजवाद, रूस में समाजवाद क्या है? तो रूस में समाजवाद यह है कि 1914 के पहले जितनी पार्टियां रूस में बनी थी, उन सभी पार्टियों को सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी कि कहा भैया कि आज से जो पार्टी बनेगी मान्य होगी, बाकी सब कैसी है, गैर कानूनी है, गैर वैधानिक है। ठीक, तो उसमें कहा जाए तो एक आपकी पार्टी बनी जिसका नाम है, रूस का नाम है रूसी श्रमिक पार्टी। यह पार्टी क्या करती थी? यह पार्टी मजदूरों के शोषण को काम करने के लिए, कुछ अन्य जो प्रॉब्लम होती थी, उसके खिलाफ भी आगवा था। कौन? आपका रूसी समाज करता था। लेकिन थे वे एकदम जागृत हो चुके हैं, यानी कि अपने हक के लिए वे लड़ना। जो वहां के किसान थे बैठे हैं, तो कुछ लोगों का मानना था, क्योंकि अधिक मात्रा में जो है वहां पे किसान लोग रहते हैं, तो कुछ लोगों का मानना था, कुछ समाजवादियों का मानना था ऐसा कि रूस का एक बड़ा हिस्सा किसान है और किसान अभी भी क्रांति नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही इन्होंने सोचा, उसके तुरंत 1919 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी बन गया। तो बनाया किसानों ने वहां के, तो किसानों ने क्या बना दिया? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, जिसमें सामंत जो थे, यानी कि जो राजा के अधीन हुआ करते थे, चाहे वह सामंत थे, चाहे वह थोड़ा सा आपके राजशाही थे, या फिर थोड़ा सा आपके ऑर्थोडॉक्स चल चले थे, क्योंकि वही सब जो लोग थे, उन्हीं सब के पास अधिक मात्रा में भूमि का हिस्सा हुआ करता था, और वे राजा के चमचे थे एक प्रकार। और जो छोटे किसानों की जमीन वे राजा के माध्यम से हथियाए हुए थे, अपना कब्जा किए थे। तो समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी इसलिए बनी कि जो सामंत उनकी भूमि को कब्जा किए हैं, किसान अपनी भूमि को वापस करे, इसने समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण। लेकिन भैया जो आपकी समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी श्रमिकों ने बनाया था, यह अब थोड़ा सा दिमाग लगा रही है। दिमाग काहे लगा रही है? तो इस से असहमत, यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, यानी किसान भी क्रांति करेंगे, इसलिए जो समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी है, यह क्रांति करेगी, इसके लिए वे असहमत थे। कौन? रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी। क्यों असहमत थी? क्योंकि उसको लगता था कि कुछ किसान तो धनी हैं, कुछ किसान निर्धन हैं, कुछ किसान पूंजीपति हैं, और कुछ किसान मजदूर हैं। और जब सब अलग अलग प्रकार के रहेंगे, तो जिनके पास खाने को रहेगा वह कमाने नहीं जाएगा, यानी जिनके पास अधिक मात्रा में पूंजी रहेगी, खेत रहेगा,
बड़े आदमी रहेंगे तो क्रांति करने नहीं जाएंगे, और जो बेचारे निर्धन रहेंगे, जो किसान रहेंगे, मजदूर रहेंगे, छोटे छोटे, वही क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे या फिर क्रांति करेंगे। इससे क्या था, ये आपसी मतभेद था, इन किसानों में क्या था, आपसी मतभेद था। इस बात को जो समाजवादी सामाजिक रूसी समाजवादी क्रांति थी वह नहीं मान रही थी कि ये भी क्रांति करेंगे, और इसी मत के आधार पर क्या किया गया, बोल्शेविक दल और मेंशेविक दल बाद में रूस सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी दो भागों में बट गई। और इस बोल्शेविक दल का जो नेता था वह लेनिन था, और इस मेंशेविक दल का जो नेता हुआ करता था वह मार्क्स था। यानी कि रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी दो भागों में बटी, एक का नाम है बोल्शेविक दल, एक का नाम है मेंशेविक दल। और इस बोल्शेविक का नेता था लेनिन, और इसका मार्तो क्या था, अच्छा, इस बोल्शेविक दल का जो पार्टी है उस पार्टी के एक अध्यक्ष होना चाहिए, और वह अध्यक्ष अपने सभी सदस्यों को, उसमें जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उन पे एक कड़ा नियंत्रण हो और सब अनुशासन में रहे। लेकिन जो मेंशेविक दल था, मेंशेविक दल का जो नेता मार्तो था, उसका मानना था कि सदस्य को समान अधिकार मिले, यानी कि सब सदस्य क्या है, एक समान है, सब में सबको निर्णय लेने का अधिकार मिले, और सभी एक समान है। जैसा कि जर्मनी की जो पार्टियां हैं किसानों की, ये सब क्या था, यह सब थोड़ा सा आपका रूस में समाजवाद है। ठीक, इसको आप थोड़ा सा लिख लेंगे।